मेहरा सर और हम अकाउंट्स के अंदर आज एक नया पॉइंट लेके आए हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आहरण पर ब्याज की गणना हम कैसे करते हैं। हमने पिछली वीडियो में किया था पूंजी पर ब्याज की गणना, अब है आहरण पर ब्याज की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सामान्यतः आहरण आप जानते ही हो, उस पर ब्याज फर्म द्वारा जो ब्याज लिया जाता है उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। अब उसके लिए सामान्यतः आहरण दो तरीके से किया जा सकता है। जैसे कि दो तरीके से कैसे आहरण किया जा सकता है, एक तो समय समय पर असमान समय पर असमान राशि का आहरण, असमान राशि का आहरण। एक तो इस तरीके से आहरण किया जा सकता है कि जब मर्जी आया, एक तारीख को असमान राशि कभी 10,000, कभी 2,000, कभी 5,000, इस तरीके से आहरण किया जाता है। एक तो ये कंडीशन हो सकती है आपके साथ, और दूसरी साझेदार क्या कर सकते हैं, एक निश्चित राशि या एक समान राशि निश्चित अवधि को आहरण। इस तरीके से दो विधियां हो सकती है। अब जो समय समय पर असमान राशि से आहरण किया जाता है, इसकी दो विधियां हैं। एक तो है सरल विधि, कौन सी है, सरल विधि, और एक है गुणनफल विधि, और इसके अंदर एक विधि है, उससे द्वारा हम आहरण पर ब्याज की गणना कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी समय समय पर असमान राशि का आहरण। जैसे एक आहरण किसी तारीख को कर लिया गया, एक आहरण किसी तारीख को कर लिया गया, इस तरीके से। एक हो सकता है एक समान राशि, जैसे हर महीने के प्रारंभ में या हर महीने के अंत में एक निश्चित तारीख को एक निश्चित राशि समान समय में एक निश्चित तारीख को आहरण की जाती है। जैसे 5 जनवरी को या हर महीने की प्रथम तारीख को या हर महीने की अंतिम तारीख को आहरण किया जाता है, तो होता है समान राशि से निश्चित अवधि को आहरण करना। तो हम पहला करते हैं आहरण कौन सा, यदि समय समय पर असमान राशि से आहरण किया गया हो तो हम आहरण पर ब्याज की गणना कैसे करेंगे। तो सरल विधि, केवल एक ही आहरण किया है तो वहां पे सरल विधि लग जाएगी, और अधिक आहरण किए हैं तो वहां पे गुणनफल विधि लग जाएगी। सरल विधि के द्वारा फॉर्मूला क्या है इसका, सरल विधि के अंदर बिल्कुल सिंपल सा है, कुल आहरण कैलकुलेट कर लीजिए इंटू दर इंटू माह। कितने महीने तक ब्याज लगना है, 100 और 12, और यदि दिन में ज्ञात कर रहे हो, अगर डेज लिख रहे हो तो नीचे आ जाएगा 365। इस तरीके से आहरण हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि राम एक साझेदार है, राम ने 50,000 रुपए का आहरण 1 अगस्त 2019 को किया। पुस्तकें 31 मार्च को बंद होती है, 31 मार्च को बंद होती है। तो अब इसके ऊपर हमें आहरण कैलकुलेट करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा ये फॉर्मूले में कुल आहरण कितना किया गया इसके द्वारा, 50,000 रुपए का कुल आहरण किया गया। दर कितने प्रतिशत है, मान लीजिए दर दे रखी हो इसकी 12% वार्षिक, तो दर आ जाएगी 12। अब देखो कितने महीने, 1 अगस्त से 31 मार्च, यानी ब्याज किस अवधि का लगता है आहरण पर, आहरण करने की तिथि से पुस्तकें बंद होने की तिथि तक। पुस्तकें बंद 31 मार्च को हो रही है तो अगस्त पूरा लगेगा ना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। कितने महीने हो गए भी, 8 महीनों का ब्याज बटे 12 और 100, ये हो गया। इससे ये कट गया, बच क्या गया 8 5 40 0 तो आहरण पर ब्याज कितना आ गया आपका, 4,000 रुपए। ये है आपकी सरल विधि। अब देखो, अगर अलग अलग तारीख को अलग अलग आहरण किया जाता है तब अपनाई जाती है गुणनफल विधि। अलग अलग तारीख को, जैसे मान लीजिए दो साझेदार हैं ए और बी, ए और बी दो साझेदार हैं। वो क्या करते हैं कि 1 अप्रैल को आहरण करते हैं। जैसे इसने किया 50,000 रुपए का, इसने किया 40,000 रुपए का, ठीक है। उसके पश्चात अलग तारीख, जैसे 1 अगस्त को ये करता है 4,000 रुपए का आहरण, और
1 जनवरी 2020 को बी करता है 5,000 रुपए का आहरण। इस तरीके से ये आहरण किया गया, इस तरीके से ये आहरण किया। देखो तारीख अलग अलग है और अमाउंट भी अलग अलग। ऐसी कंडीशन में कौन सी विधि अपनाई जाएगी? आपकी गुणनफल विधि। गुणनफल विधि के अंदर आहरण का ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? गुणनफल विधि। गुणनफल विधि के अंदर बिल्कुल सिंपल सा है, आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज। फॉर्मूला क्या है? बिल्कुल सिंपल सा है, गुणनफलों का योग, गुणनफलों का योग, गुणनफलों का योग इनटू दर बटे में 100 बटे में। इस तरीके से ये फॉर्मूले से आहरण पर ब्याज कैलकुलेशन कर लेंगे। यहां गुणनफल का अर्थ क्या है? गुणनफल का अर्थ है अवधि को अमाउंट से गुणा करना। तो जैसे इसमें हम इसका हमें हल करना है तो कैसे करेंगे? देखिए पहले हम गुणनफल ज्ञात करेंगे इसका, तो ये आ जाएगा ए और बी। आहरण की राशि क्या है, ठीक है, और अवधि क्या है, और गुणनफल, ये इस तरीके से आएगा। जैसे हम ए का ज्ञात करें, सबसे पहले ए ने आहरण कितना किया? 50,000 रुपए का। कितनी तारीख को? 1 अप्रैल। कितना महीने हो गए? 12 महीने। इनका गुणनफल कर लेंगे, 12 पंजू 60, 6 लाख आ गया। उसी तरीके से ए ने और आहरण कब किया? ए ने आहरण किया फिर 1 अगस्त को। कितने हजार रुपए? 4,000 रुपए। अगस्त से 8 महीनों का ब्याज लगेगा। कितना हो गया? 32। अब गुणनफल को जोड़ोगे, कितना आ गया? 6,32,000। अब इस पर ब्याज की कैलकुलेशन क्या होगी? 6,32,000 इंटू, मान लीजिए दर है 12%। दर कितनी है? 12% वार्षिक। 12 बटे 100 बटे 12 हो गया, कट गया 6,320 रुपए। क्या आ जाएंगे? 20 का आहरण पर ब्याज। इसी तरीके से अगर हमें बी का ज्ञात करना है, किसका ज्ञात करना है? बी का। तो बी ने 1 अप्रैल को आहरण कितने का किया? 40,000 रुपए का। और कितने महीने हो गए? पूरे 12 महीने हो गए, यानी 4,80,000 गुणनफल हो गया। उसी तरीके से फिर आहरण किया उसने 1 जनवरी को। कितने रुपए का? 5,000 रुपए का। जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने कितने हो गए? 15। कितना हो गया? 4,95,000। गुणनफलों का योग कितना हो गया? 4,95,000। तो ये आ जाएगा, इसका ए का हो गया ना, बी का ज्ञात करोगे तो 4,95,000 इंटू दर है जैसे 12%, 100 और 12 से कट गया और ब्याज आ गया 4,950 रुपए। इस तरीके से गुणनफल विधि के द्वारा आहरण पर ब्याज की गणना हम कर सकते हैं। जैसे ये विधि हमने, गुणनफल विधि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज की गणना करते समय भी हमने ज्ञात की थी। अब आती है दूसरी विधि कि यदि एक निश्चित तिथि को आहरण किया जाता हो, क्या किया जाता हो? निश्चित तिथि को समान समय, समान राशि का आहरण, राशि का आहरण एक समान अवधि के बाद, समान अवधि के बाद। जैसे मान लो कह दो कि हर माह के प्रारंभ में 5,000 रुपए का आहरण, जैसे कि हो गया हर माह के अंत में, हर माह के अंत में 4,000 रुपए का आहरण। ये चीज देखिए, हर माह, प्रत्येक महीना, जनवरी आई तो जनवरी की अंत में, फरवरी आया तो फरवरी, हर माह के निरंतर कंटिन्यू रूप से वो क्या कर रहा है? समान राशि का आहरण कर रहा है और समान अवधि को, यानी हर महीने के प्रारंभ में या हर महीने के अंत में। तो उस समय आपका आहरण पर ब्याज का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज हो जाएगा वो ही कुल आहरण, कुल आहरण इंटू दर 100/12। और यहां आ जाते हैं औसत माह, इसको औसत माह विधि भी कहते हैं। यहां क्या आ जाते हैं? औसत माह। ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर औसत माह हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और औसत माह कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखिए।
औस्त माह। औस्त माह पर क्या होगा, प्रथम आहरण की अवधि, प्रथम आहरण पर ब्याज की अवधि, प्रथम आहरण पर ब्याज की अवधि प्लस अंतिम आहरण पर ब्याज की अवधि, अंतिम आहरण पर ब्याज की अवधि, ठीक है, और बटे में कर दिया जाता है 2। औसत माह ऐसे निकाल लेंगे, प्रथम आहरण पर ब्याज की, याद रखिए प्रथम आहरण पर ब्याज की अवधि प्लस अंतिम आहरण पर ब्याज की अवधि और बटे 2, यानी कितने महीने का ब्याज लग रहा है उसके बटा क्या कर देंगे 2, औसत माह आ जाएगा, आहरण इंटू दर औसत, ये फॉर्मूला है। जैसे हम ज्ञात करते हैं औसत महीने, मान लीजिए दे दिया गया कि हर माह के प्रारंभ में आहरण करता है, हर माह के प्रारंभ में। अब देखिए हर माह के प्रारंभ में आहरण करता है तो औसत माह क्या आएगा इसका, देखिए आप औसत माह हर माह के प्रारंभ में आहरण करता है तो सोच के चलो, हर माह जैसे महीना आ गया जनवरी फरवरी, अगर हम अप्रैल से प्रारंभ करते हैं नई साल अपना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, इस तरीके से 31 मार्च, ये हमारे वित्तीय वर्ष है हर माह के प्रारंभ में। तो पहला आहरण, पहला महीना इस वित्तीय वर्ष का क्या होगा अप्रैल, तो पहला आहरण करेगा वो 1 अप्रैल को, कब करेगा 1 अप्रैल, और अंतिम महीने की पहली तारीख को कर रहा है ना, तो मार्च महीने में 1 मार्च को वो आहरण करेगा, कब आहरण करेगा 1 मार्च। तो देखिए इसके ऊपर पूरा 12 माह का ब्याज लेगा, कितने महीने का ब्याज लेगा, पूरा 12 महीने पूरे पड़े। इसके बाद 1 मार्च को आहरण किए, इस पर कितने लगेगा 1 माह। तो इस तरीके से औसत माह हम ज्ञात कर लें, बताया था प्रथम आहरण की अवधि, प्रथम आहरण की अवधि कितनी है 12 माह प्लस अंतिम आहरण की अवधि 1 माह बटे 2, ये आ गया 13/2, 6.5 माह। इस तरीके से ये हमारा आ गया औसत माह, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए प्रश्न में दे दिया जाए कि हर माह के अंत में, हर माह के अंत में आहरण करते हैं, अंत में आहरण, अगर हर माह के अंत में आहरण कर रहा है तो देखिए आप अप्रैल है और लास्ट इसका महीना होगा मार्च, ठीक है। अब देखो अप्रैल हर माह के अंत में, अप्रैल का अंत 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है, अप्रैल का अंत क्या है 30 अप्रैल, तो पहला आहरण कब किया इसने 30 अप्रैल को पहला आहरण करेगा, और अंतिम आहरण कब करेगा, अंतिम आहरण 31 वर्ष महीने के अंत में करा ना, माह के अंत में, तो मार्च का अंत कब होगा 31 मार्च। तो इस तरीके से इसने आहरण किया, तो पहला आहरण पर कितने महीने का ब्याज लगेगा भाई 11 महीने का, कितने महीने का लगेगा 11 महीने का लगेगा ना, क्योंकि 1 महीना अप्रैल तो पूरा ही गया, और 31 मार्च को आहरण किए, इसके ऊपर आ गया 0 मार्च, क्योंकि 31 मार्च को वित्तीय वर्ष समाप्त हो रही है, बटे में 2, 11/2 औसत महीने आ जाएंगे 5.5 माह, अगर हर माह के अंत में आहरण करता है तो ये औसत माह आ जाएगा। उसी तरीके से प्रश्न दे सकता है हर माह के मध्य में आहरण, हर माह के बीच के अंदर आहरण कर रहा है, तो देखिए कब कब आहरण करेगा, अप्रैल को प्रारंभ हुई, एक तो आहरण करेगा 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, इस तरीके से करेगा, और इस तरीके से अंत में आहरण करेगा 15 मार्च। कितने महीने का ब्याज लगेगा 11.5 महीने, क्योंकि आधा महीना गया, और यहां कितना बच गया 0.5 माह, तो आ गया हमारा 11.5 माह प्लस 0.5 माह बटे 2, 12/2 यानी 6 माह। इस तरीके से ये औसत माह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हो सकता है आपको 6 माही का दिया गया हो या तिमाही का दिया गया, तो वही करना है आपको, फॉर्मूला याद रखना है, प्रथम आहरण पर ब्याज की अवधि प्लस अंतिम आहरण पर ब्याज की अवधि बटे 2। जैसे कि मान लीजिए हर माह के प्रारंभ में ये आ गया ना 6.5, ये आ गया। अब मान लीजिए जैसे आपको दे दिया गया हर तिमाही के प्रारंभ में, अब तिमाही कब कब प्रारंभ होती है, पहली तिमाही प्रारंभ होती है 1 अप्रैल से
अप्रैल मई और जून तक। फिर 1 जुलाई को स्टार्ट होती है, जुलाई अगस्त और सितंबर। फिर 1 अक्टूबर को प्रारंभ होती है, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। फिर 1 जनवरी को प्रारंभ होती है और मार्च तक चलती है। ये तो हर तिमाही के प्रारंभ में पहला आहरण कब करेगा? ये 1 अप्रैल को। पहला आहरण कब करेगा भाई? ये 1 अप्रैल को करेगा, क्योंकि ये तिमाही यहां स्टार्ट हुई है। और अंतिम आहरण करेगा 1 जनवरी को। 1 अप्रैल और 1 जनवरी को आहरण करेगा, और 1 जनवरी, 1 जुलाई, 1 ही। तो प्रथम आहरण पर ब्याज की अवधि पूरे कितने महीने हैं? 12 महीने, प्लस अंतिम आहरण पर ब्याज की अवधि कितने महीने? 3 माह बटे 2, ये हो गया 12 और 15 बटे 2। औसत महीने कितने आ जाएंगे? 7.5 माह। अन्य तरीके से देखें, अगर हर तिमाही के अंत में दे दिया जाए, हर तिमाही के अंत में अगर आहरण करता है तो आहरण कब करेगा? जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च। तो जून को आहरण करेगा, कितने महीने बचे? 9 महीने। कितने महीनों का ब्याज लगेगा? 9 महीने का। और 31 जनवरी को 0 माह बटे 2, ये आ जाएगा 9 बटा 2। औसत महीने आ जाएंगे 4.5 माह। इस तरीके से हम औसत माह विधि से हल करेंगे, औसत माह ज्ञात करेंगे, और उसके बाद हम ब्याज की गणना कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे रखा है कि राम हर माह के प्रारंभ में 5,000 रुपए व सोहन हर माह के अंत में 4,000 रुपए का आहरण करता है, आहरण करता है। ब्याज की दर 12% वार्षिक है, तो आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज, अब देखो निश्चित तिथि को निश्चित अवधि का कर रहा है, तो कौन सी विधि अपनाएंगे? आहरण पर ब्याज की, ये औसत माह विधि अपनाएंगे। कुल आहरण 5 रुपए हर महीने आहरण कर रहा है, कुल महीने कितने हो गए? 12। तो कितना रुपए का आहरण हो गया? 12 5 60, 60,000 रुपए का हो गया आहरण। दर 12%। औसत माह कौन सा लगेगा? अभी हर माह के प्रारंभ में कर रहा है, तो पहले पर 12 महीने का ब्याज 1/2, 13/2, 6.5 आ गया इसका औसत माह। तो 6.5, 100 और 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका 6 5 30, 3,900 रुपए आ जाएगा आहरण पर ब्याज। उसी तरीके से ये तो हो गया राम वाला। अगर हम देखें सोहन का, क्या किसका देखें? सोहन का। वो कर रहा है हर माह के अंत में 4,000 रुपए का, तो हर महीने में 4,000 रुपए, 12 महीने का आहरण कितना हो गया इसका? 12 चौके 48,000 इंटू दर कितनी है? 12%। औसत माह याद करेंगे उसी तरीके से। पहले आहरण पर ब्याज की अवधि 11, अंतिम पर 0/2, 5.5। तो ये आ जाएगा 5.5, 100/12 हट गया, 0 गया, ये हो गया 480 को 5.5 से गुणा कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 5 8 5 40, 4 4 5 20, 4 24, 2,640 रुपए आ जाएगा इस पर आहरण पर ब्याज। इस तरीके से हम सामान्य विधियों से और औसत माह विधि से आहरण पर ब्याज की गणना कर सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है, कुल आहरण करते समय अगर मान लो हर तिमाही में आहरण कर रहा है, तो वर्ष में 4 ही तिमाही होती है, तो हम उसको 4 से यानी 5,000 रुपए कर रहा है, तो हर तिमाही का 5 × 4 कुल आहरण कितना हो जाएगा? 20,000। हर 6 माह में कर रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर हर माह में कर रहा है तो 12 से गुणा। ध्यान रखोगे, कुल आहरण ज्ञात करते समय हर माह में ज्ञात कर रहा है तो 12 से गुणा करना है, हर तिमाही में करना है तो 4 से गुणा करके ज्ञात करना है, और यदि हर 6 माह में कर रहा है तो साल में 6 माह 2 ही होती है, जो आहरण है उसको 2 से गुणा करेंगे। यहाँ हर माह आया था इसलिए 12 से हमने गुणा किया। इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आहरण पर ब्याज। 3 विधियां हो सकती है। पहली आसान विधि, सरल विधि है, उसके अंदर अगर एक बार आहरण किया है तो बिल्कुल सिंपल सा है। अगर अलग अलग राशि को, अलग अलग तिथि को
अलग अलग राशि से आहरण कर रहा है तो गुणनफल विधि अपनाई जाएगी। और एक समान राशि एक समान समय पर आहरण की जा रही है, जैसे हर माह के अंत में, हर माह के प्रारंभ में, हर तिमाही के अंत में, हर तिमाही के प्रारंभ में, तो तब कौन सी विधि अपनाई जाएगी? औसत माह विधि। औसत माह कैसे ज्ञात करेंगे? प्रथम आहरण पर ब्याज की अवधि प्लस अंतिम आहरण पर ब्याज की अवधि बटे 2। इस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो जुड़े रहिए अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेहरा सर, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और सीखते रहिए लेखा।